दोस्तों, भारत में हजारों दार्शनिक हुए हैं। हर एक ने भारत के विकास में और लोगों को सही मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं, उनका लिखा साहित्य, उनके प्रवचन दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़े और सुने जाते हैं। हम बात करने वाले हैं चंद्रमोहन जैन उर्फ रजनीश जैन उर्फ ओशो की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल आध्यात्मिक गुरु कौन हुआ है, तो इसका जवाब होगा ओशो। ओशो अब तक के सबसे कंट्रोवर्शियल आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। ओशो ने हमेशा ही तर्कशास्त्र के आधार पर हर चीज को चुनौती दी है। उनके इस नेचर की वजह से ही अन्य धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया। ध्यान, सेक्सुअल लाइफ और अन्य कई क्षेत्रों में उनकी सोच हमेशा ही दूसरों से अलग रही। ओशो को सेक्स गुरु के नाम से भी जाना जाता है। ओशो के अनुसार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान एक ऐसा पल आता है जब पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं रहता। वो एक दूसरे में समा जाते हैं। वहां अहंकार नहीं बचता, एक शून्य में दोनों समा जाते हैं। ओशो इसी स्थिति को समाधि की स्थिति मानते थे। इसे उन्होंने संभोग से समाधि की ओर नाम दिया। ओशो का मानना था कि प्यार, अट्रैक्शन, सेक्स ये चीज एक गलत नहीं है। इसे खुले मन से कोई भी संकोच ना करते हुए अपनाना चाहिए। दरअसल जिस चीज से हम सब बने हैं, उसके बारे में बात करने में कैसी लज्जा। सेक्स, अट्रैक्शन सृष्टि में हर जगह है, तो वो गलत कैसे। लेकिन दूसरी तरफ ओशो ने शादी से दूर रहना ही सही कहा। इसके पीछे उनकी सोच थी कि शादी एक बंधन है और बंधन में कोई भी रिश्ता टिक नहीं पाता, क्योंकि बंधन आपकी फ्रीडम या आजादी को खत्म कर देता है। यही बात ओशो की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुई, क्योंकि जहां एक ओर उन्होंने सेक्स अट्रैक्शन को सही बतलाया है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने शादी को बंधन कहा है। ऐसे में यह चीज भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है, ऐसा लोगों को लगने लगा। ओशो के अनुसार इस पूरी दुनिया को प्यार की जरूरत है। हमें हर व्यक्ति को प्यार की नजर से देखना सीखना होगा। लेकिन इस दुनिया की रीत है, जो भी व्यक्ति प्रवाह के विरुद्ध में जाकर कुछ अलग बताता है, उसे परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। ओशो को भी ये सब चीजें सहनी पड़ी। ओशो हमेशा कहते थे, जिंदगी बेहद छोटी है, तो इसमें डर कर जीने से कोई फायदा नहीं। जो तुम्हारा मन कह रहा है उसे पाने का प्रयास करो। मस्ती में झूमो, नाचो, गाओ, क्योंकि एक दिन हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना है और वो दिन कब आएगा ये किसी को भी पता नहीं। 19 जनवरी 1990 को ओशो की देर रात को मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जानबूझकर ओशो की ट्रीटमेंट उस रात देरी से की गई। दरअसल डॉक्टर को देरी से बुलाया गया था। एक और सवाल उठता है कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट नहीं किया गया। जिस डॉक्टर ने ओशो को अंतिम अवस्था में देखा, उन्होंने कहा कि उनके पहुंचने से पहले ही ओशो की मृत्यु हो चुकी थी। उस वक्त जो फॉलोअर्स ओशो के आसपास थे, उन्होंने कहा कि ओशो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनके देह की चीरफाड़ हो, इसलिए उनका जल्दी से अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ये सारी चीजें काफी संदेहजनक है। यहाँ तक कि ओशो के फैमिली मेंबर्स को भी उनकी मौत की खबर तुरंत नहीं दी गई। जब ओशो की मां को बाद में ये खबर सुनाई गई, तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने उसे मार दिया। कुछ लोग मानते हैं कि ओशो की प्रॉपर्टी को पाने के लिए उनकी हत्या षड्यंत्र से की गई थी। दरअसल ओशो 1985 में अमेरिका से भारत वापस आए थे। ओशो ने खुद अपने शिष्यों से कहा था, जब वो अमेरिका के जेल में थे तो उन पे थैलियम नामक जहर का इस्तेमाल किया गया था, जो एक स्लो पॉइजन था, जिससे धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा था। ओशो की मृत्यु के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर कई विवाद हुए। ओशो के फॉलोअर्स मानते हैं कि ओशो का ना कभी जन्म हुआ और ना कभी उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने तो सिर्फ इस दुनिया पे कदम रखा था। उनके फॉलोअर्स मानते हैं कि उनकी मृत्यु हुई ही नहीं। ओशो आज भी अपने प्रवचन और किताबों के माध्यम के रूप में जिंदा है, और आज भी लोग उन्हें पढ़ते हैं, उन्हें सुनते हैं। एक विचार के माध्यम से वो आज भी जिंदा है। लेकिन अमेरिका में ओशो के साथ ऐसा क्या हुआ था? ओशो ने भारत छोड़कर अमेरिका जाने का फैसला क्यों लिया था? आइए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं।
1980 में यूएसए के ओरेगॉन में रजनीशपुरम की स्थापना की गई। उस वक्त ओशो की सहायिका मां आनंद शिला से पत्रकारों ने एक सवाल पूछा था कि रजनीशपुरम जैसे नए शहर की जरूरत क्यों है। इसका जवाब देते हुए आनंद शिला ने कहा था, हम शेंग्रीला जैसी दुनिया ओरेगॉन में बसाएंगे। रजनीशपुरम में लोगों के रहने की सारी सुविधाएं थी। एक बड़ा सा मेडिटेशन हॉल था जिसमें ओशो के शिष्य नाचते गाते मेडिटेशन किया करते थे। लेकिन 80 के दशक में ये चीजें नई थी। ओरेगॉन की जनता को ये सब पसंद नहीं था। लगभग 65,000 एकड़ की जमीन पर रजनीशपुरम बसाया गया था। कुछ लोगों ने अपनी बेटियां रजनीशपुरम से गायब हो गई है ऐसी कंप्लेंट लिखवाई थी। इन सारी चीजों से रजनीशपुरम की परेशानी अब बढ़ने लगी। कुछ अजीब सी मेडिटेशन टेक्निक की वीडियो बाहर आने लगी जो लोगों को बड़ी विचित्र लगने लगी। लोगों ने आरोप लगाए कि ओशो की इस मेडिटेशन सेंटर में ड्रग्स का भी इस्तेमाल होने लगा है। अमेरिका में जब ये सब चल रहा था तो ओशो अपना मौन व्रत धारण किए हुए थे। इसलिए उनके बिहाफ पे मां आनंद शिला ही बातें कर रही थी। आनंद शिला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि वो ड्रग्स और अल्कोहल जैसी चीजों से कोसों दूर रहते हैं। जो भी कहानियां रजनीशपुरम को लेकर बाहर आ रही है वो सारी ही अफवाहें हैं। ओशो और उनके फॉलोअर्स को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ओशो के अमेरिकन फॉलोअर्स ने अमेरिकन सरकार से ही लड़ाई शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि अमेरिकी सरकार ओशो के रजनीशपुरम को ओरेगॉन और एंटीलोप में स्थायी रूप से बसने की परमिशन दे दे। रोनाल्ड रेगन उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ओशो की लोकप्रियता अमेरिकन नागरिकों में इतनी थी कि अमेरिकी सरकार को भी लगने लगा था कि कहीं ओशो अमेरिका में पैरेलल गवर्नमेंट ना स्थापित कर दे। आगे चलकर अमेरिकन सरकार ने ओशो और उनके फॉलोअर्स के रजनीशपुरम में बसने को पूरी तरह गैरकानूनी बताया। ओशो ने अपना मौन लगभग 3.5 सालों बाद 1984 में तोड़ा। ओशो ने कहा कि आश्रम में क्या चल रहा था उन्हें इस बात का कोई पता नहीं था। सब कुछ मां आनंदशिला ही हैंडल कर रही थी, इसलिए वे निर्दोष है। लेकिन सारे सबूत ओशो के खिलाफ थे, इसलिए ओशो को 12 दिनों की जेल हुई। कहा जाता है कि उन 12 दिनों में ओशो जेल में जहां से भी गुजरते थे उन पर फूलों की बारिश की जाती थी। ओशो के लिए दीवानापन लोगों में अब भी बरकरार था। लगभग 12 दिनों बाद ओशो को छोड़ा गया और उनसे कहा गया कि अगले 5 सालों तक ओशो अमेरिका नहीं आ सकते। 1986 में ओशो ने पुणे के आश्रम को खुद का निवास स्थान बनाया। आनंद शिला आज भी ओशो को भगवान मानती है। दरअसल अमेरिका में हुए घटनाक्रमों के बाद ओशो और आनंद शिला के संबंध पहले जैसे नहीं थे। ओशो ने जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार आनंद शिला को बताया था। भारत आने के बाद पुणे आश्रम में ओशो ने लेक्चर देना शुरू कर दिया। 5 सालों बाद 1990 में ओशो की मृत्यु हो गई। आनंद शिला को 39 महीनों की जेल हुई थी। उसके बाद आनंद शिला को छोड़ दिया गया। आज वो स्विट्जरलैंड में रहती है और वहां पे नर्सिंग होम चलाती है। 1951 में 19 साल के ओशो हिट करानी कॉलेज जबलपुर में पढ़ रहे थे। ओशो ने सबसे पहले शादी की परंपरा का विरोध किया। दरअसल ओशो को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने इतनी कम आयु में कई हजारों किताबें पढ़ रखी थी। ओशो अपनी बात तर्क या लॉजिक के साथ रखते थे। ओशो के अनुसार आप अपने घर में रहकर भी अध्यात्म को अपना सकते हैं। ओशो ने सती प्रथा का भी विरोध किया था। ओशो ने अपनी खुद की अलग अलग मेडिटेशन टेक्निक डेवलप की थी। हिप्नोसिस, टेलीपैथी, कल्ट और तंत्र जैसे शास्त्रों की ओशो को पूरी जानकारी थी। ओशो ने फिलोसॉफी में बीए और एमए किया था। ओशो अपने दौर के यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट थे। कुछ साल उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी भी की, लेकिन अपने रिबेलियस एटीट्यूड की वजह से वो वहां पर ज्यादा टिक नहीं पाए। ओशो हर चीज में लॉजिक लगाते, तर्क वितर्क करते, पुरानी परंपराओं पे भाष्य करते। धीरे धीरे ओशो आध्यात्मिक गुरु के रूप में सामने आने लगे। उनके प्रभावपूर्ण लेक्चर्स की वजह से ही उन्हें आचार्य रजनीश का टाइटल मिला। ओशो ने गांधी जी का भी विरोध किया। ओशो का मानना था कि गांधी अहिंसावादी नहीं बल्कि हिंसावादी व्यक्ति है। उनके विचार इतने रिबेलियस थे कि हिंदू धर्मगुरु भी उनके खिलाफ हो गए थे।
कुछ समय बाद बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बॉलीवुड वाले सेलिब्रिटी ओशो के सानिध्य में आने लगे, जिससे ओशो आचार्य रजनीश से भगवान ओशो बन गए। अगर ओशो ने एक बार कोई बात कह दी तो उसे लेकर बाद में कितना भी विवाद खड़ा क्यों ना हो जाए, ओशो कभी भी माफी नहीं मांगते थे, फिर चाहे जो भी हो जाए। 1968 में ओशो ने विवादास्पद स्पीच दी जिसमें उन्होंने कहा, सेक्स आपको समाधि की ओर ले जाता है। इस पर ओशो की बड़ी आलोचना हुई। दरअसल पहले ओशो मुंबई में थे, लेकिन मुंबई उन्हें खास पसंद नहीं आई। वो बाद में पुणे आकर बस गए। दरअसल ओशो के पुणे के आश्रम में आने वाले ज्यादातर लोग फॉरेनर्स थे। इस वजह से भारत सरकार ने उन पे ज्यादा टैक्स लगाया। बीजेपी और ओशो का तो कभी भी नहीं मेल बैठ पाया। बीजेपी ने हमेशा ही ओशो के विचारों का विरोध किया। राजनीतिक प्रेशर और आर्थिक दबाव को कम करने के लिए ओशो ने अमेरिका जाने का फैसला किया था। ओशो कहते थे, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अपने बचपन को पीछे छोड़ देते हैं, हम अपनी इनोसेंट आंखें और मुस्कान पीछे छोड़ देते हैं जो दुनिया को लेकर आश्चर्य से भरी होती है। इसे ही ओशो ने लॉस्ट चाइल्डहुड का नाम दिया। ओशो कहते थे, बचपन में हमें कोई टेंशन या चिंता नहीं होती। बचपन में हम में होती है बस क्यूरियासिटी, सब कुछ जानने की इच्छा। ओशो कहते थे, हमें अपने खोए हुए बचपन को सबसे पहले ढूंढना होगा। ओशो ने हजारों टॉपिक पर बात की है, जिनमें अष्टावक्र गीता, धर्म, न्याय, शांति, बचपन, आत्मा, मृत्यु, इन जैसे अनेक विषय है। हर एक विषय के बारे में इतना सखोल ज्ञान कुछ ही लोगों के पास होता है। ऐसे में बस एक विषय को लेकर उनकी आलोचना करना गलत है। अगर तर्क पे आधारित बात करना कोई क्राइम है तो ओशो को उसकी सजा मिलनी चाहिए थी। अगर हमारे सामने कोई चीज गलत हो रही है और हमारा तर्क उसे मानता नहीं तो हमें भी सजा मिलनी चाहिए। दोस्त